हेलो डियर स्टूडेंट्स, मैं डॉक्टर अमरनाथ सोशियोलॉजी की ई क्लास में आप सभी का स्वागत करता हूं। पिछले लेक्चर में हम आपको एजी फ्रैंक के निर्भरतावादी या केंद्र छोर सिद्धांत को बता रहे थे और ये सिद्धांत आपको पता है कि अल्प विकास सिद्धांत से संबंधित है। तो इसके अंतर्गत हमने जो चीज़ें बताई थी आपसे चर्चा किया था और आशा है कि आप सभी ने इसको ध्यान से सुना होगा, इस पर चिंतन किया होगा और समझ भी गए होंगे अस्पष्टता के साथ। तो अब इसके बाद हम आपको बताएंगे इमैनुअल वालस्टीन के विश्व व्यवस्था सिद्धांत को। यह भी जो सिद्धांत है विश्व व्यवस्था का सिद्धांत, यह जो है इमैनुअल वालस्टीन द्वारा दिया गया है और यह भी निर्भरतावादी सिद्धांत है और अल्प विकास सिद्धांत से संबंधित है। तो आइए देखते हैं कि इमैनुअल वालस्टीन का विश्व व्यवस्था सिद्धांत है क्या, इस पर हम लोग चर्चा करते हैं। वालस्टीन का अपना मानना है कि आधुनिक विश्व व्यवस्था का उद्भव सामंतवादी प्रणाली के पतन के बाद और वर्ष 1450 से 1670 के बीच पश्चिमी यूरोप का प्रभुत्व स्थापित हुआ। यानी कि वालस्टीन का मानना है कि ये जो आधुनिक विश्व व्यवस्था हम देख रहे हैं, इसका उद्भव सामंतवादी प्रणाली के पतन के या विनाश के बाद हुआ है और ये माना जाता है कि वर्ष 1450 ईस्वी से 1670 ईस्वी के बीच पश्चिमी यूरोप का प्रभुत्व स्थापित हुआ। आधुनिक विश्व व्यवस्था की प्रकृति मुख्य रूप से पूंजीवादी है और आप देख सकते हैं कि हमें जो ये आधुनिक विश्व व्यवस्था वैश्विक पटल पर दिखाई पड़ रही है, यह जो व्यवस्था है पूंजीवादी व्यवस्था के रूप में स्थापित है, काम कर रही है। वालस्टीन ने फ्रैंक द्वारा बताए गए, जो कि उन्होंने विकास एवं अल्प विकास दोनों बताया था कि विकास एवं अल्प विकास दोनों ही प्रक्रियाएं वाणिज्यिक काल में आरंभ हुई तथा औद्योगिक पूंजीवाद 1770 से 1870 से होती हुई साम्राज्यवाद के काल, जो कि 1870 से 1930 में अपने चरम पर पहुंची। यानी कि वालस्टीन ने फ्रैंक ने जो 3 अवस्थाएं बताई थी, एक बार फिर से सुन लीजिएगा कि फ्रैंक ने कौन सी अवस्थाएं बताई थी। उन्होंने सीधे कहा था कि विकास एवं अल्प विकास दोनों ही प्रक्रियाएं वाणिज्यिक काल, जो कि 1500 से 1770 ईस्वी के बीच मानी जाती हैं, यहाँ से आरंभ हुई, और औद्योगिक पूंजीवाद, जो कि 1770 ईस्वी से 1870 ईस्वी से होती हुई साम्राज्यवाद के काल, जो कि 1870 से 1930 के बीच में अपने चरम पर पहुंच गई। यानी कि फ्रैंक ने 3 अवस्थाएं बताई थी विकास एवं अल्प विकास के लिए। तो वालस्टीन ने फ्रैंक द्वारा बताई गई तीनों अवस्थाओं के परे जाकर या उनके विपरीत पूंजीवादी व्यवस्था के विकास की 4 अवस्थाएं बताई हैं। और यानी कि फिर से सुन लीजिएगा, वालस्टीन ने फ्रैंक द्वारा बताए गए तीनों अवस्थाओं के विपरीत या उनसे परे जाकर, उनसे अलग पूंजीवादी विश्व व्यवस्था के विकास की 4 अवस्थाओं के बारे में बताया है। और ये चारों अवस्थाएं आपको स्क्रीन पर दिख रही होंगी, इसको ध्यान से देखिए फिर सुनिए। ये अवस्थाएं हैं, जो पहली अवस्था है 1450 ईस्वी से 1640 ईस्वी तक। दूसरी जो अवस्था उन्होंने बताई है वालस्टीन ने, वो है 1650 ईस्वी से 1730 ईस्वी तक। तीसरी अवस्था जो बताई है वालस्टीन ने, वो है 1760 ईस्वी से 1917 ईस्वी तक। चौथी अवस्था है
1917 ईस्वी के बाद का दृढ़ीकरण काल, यानी कि जो 1917 के बाद का जो पूंजीवाद का काल रहा है, जो चलता रहा है, स्थापित होता रहा है। यहाँ पर ध्यान देने योग्य बात यह है कि वालस्टीन की दृष्टि में पूंजीवाद एक व्यवस्था के रूप में 15वीं शताब्दी के मध्य से मौजूद है। यानी कि वालस्टीन का जो अपना मानना है, इनके अनुसार पूंजीवाद जो है एक व्यवस्था के रूप में 15वीं शताब्दी के मध्य से मौजूद है। पश्चिमी यूरोप में वर्ष 1150 ईस्वी से 1300 ईस्वी के मध्य सामंतवाद एक प्रमुख अर्थव्यवस्था के रूप में विद्यमान थी। इसने 1300 ईस्वी से 1450 ईस्वी के बीच गंभीर संकटों का सामना किया। इस संकट की प्रतिक्रिया में, यानी कि जो सामंतवाद एक प्रमुख अर्थव्यवस्था के रूप में इसमें विद्यमान थी, इस व्यवस्था ने 1300 से 1450 ईस्वी के बीच गंभीर संकटों का सामना किया। उसके सामने संकट खड़े हो गए, उसकी व्यवस्था चल नहीं पा रही थी, उसके सामने कई समस्याएं आई कि जिस रूप में वह चाहता था उस रूप में स्थापित नहीं हो पा रही थी। इस संकट की, यानी जो संकट सामंतवादी अर्थव्यवस्था के सामने खड़ी हुई, इस संकट की प्रतिक्रिया के रूप में विश्व आर्थिक व्यवस्था का उद्भव हुआ, विकास हुआ, और इसने ज्यादातर देशों को अपने प्रभाव में समाहित कर लिया, अपने अंदर शामिल कर लिया। यानी कि जो नई आर्थिक व्यवस्था, जिसको विश्व आर्थिक व्यवस्था मानते हैं, जिसका विकास हुआ, इसने ज़्यादातर देशों को अपने प्रभाव में ले लिया, अपने अंतर्गत शामिल कर लिया, समाहित कर लिया। आगे देखते हैं कि ये जो पूंजीवादी विश्व व्यवस्था है, यह अंतर्राष्ट्रीय श्रम विभाजन पर आधारित है। यानी कि यह स्थानीय नहीं है, किसी एक देश के संदर्भ में हम नहीं कह सकते। ये जो इसका यह पूंजीवादी विश्व व्यवस्था अंतर्राष्ट्रीय श्रम विभाजन पर आधारित है, उस पर निर्भर है। यह श्रम विभाजन विभिन्न क्षेत्रों के बीच संबंधों की प्रकृति का निर्धारण करता है। यानी किस प्रकार के श्रम विभाजन होने चाहिए विभिन्न क्षेत्रों या देशों के बीच, इसके संबंधों के स्वभाव या प्रकृति का निर्धारण करता है। इसके साथ ही साथ यह प्रत्येक क्षेत्र की श्रम दशाओं की प्रकारों का भी निर्धारण करता है, कि उसको श्रेणियों में बांट देता है, जो श्रम की वहाँ की दशाएं, परिस्थितियां हैं। वालस्टीन विश्व को क्षेत्रों के आधार पर 4 श्रेणियों में विभाजित करते हैं। प्रत्येक श्रेणी में कुछ देश शामिल हैं। ये श्रेणियां विश्व व्यवस्था में इन देशों की तुलनात्मक स्थिति तथा राजनैतिक और आर्थिक विशेषताओं को प्रकट करती हैं। यानी कि ये जो श्रेणियां बनी हुई हैं, देशों की जो तुलनात्मक स्थिति है, राजनीतिक और आर्थिक उसकी विशेषता है, इसके आधार पर ही विभाजित की गई हैं। तो जाहिर सी बात है कि उसके राजनीतिक और आर्थिक दशा को यह प्रकट करेगी तुलनात्मक रूप में। ये जो 4 श्रेणियाँ वालस्टीन ने विभाजित की है विश्व क्षेत्रों की, यानी वैश्विक स्तर पर, आपको स्क्रीन पे दिख रहा होगा कि विश्व क्षेत्र की जो श्रेणियां हैं जो वालस्टीन ने विभाजित की है। पहला है केंद्र, दूसरा है परिधि, तीसरा है अर्ध परिधि, और चौथा है बाह्य क्षेत्र। तो आइए इसको समझते हैं, इसकी विवेचना करते हैं, इसकी व्याख्या करते हैं कि आखिर ये जो चारों क्षेत्र हैं, चारों श्रेणियां हैं, यह
किस प्रकार से हैं, इसमें क्या। पहला है केंद्र। केंद्र उत्तर पश्चिम यूरोप वर्ष 1450 से 1670 के दौरान पहले केंद्रीय क्षेत्र के रूप में विकसित हुआ। यानी कि उत्तरी पश्चिमी यूरोप सबसे पहले ये जो विभाजित किया गया है 4 कैटेगरी, इसमें केंद्रीय क्षेत्र के रूप में उभर कर सामने आया, विकसित हुआ, और ये 1450 से 1670 ईस्वी के दौरान हुआ। इंग्लैंड, फ्रांस तथा हॉलैंड इस क्षेत्र के अंतर्गत आते थे। इस क्षेत्र में राज्यों ने मजबूत सरकारों और नौकरशाही का विकास किया। इसने उन्हें अंतर्राष्ट्रीय व्यापार पर अपना नियंत्रण स्थापित करने में मदद की। यानी कि जो सरकारें बनी, जो नौकरशाही का उद्भव हुआ, विकास हुआ, इसने जो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर व्यवहार कर रहे थे ये जो देश थे केंद्र के, इसने उसको मजबूती प्रदान की, काफ़ी सहयोग प्रदान किया, जिससे अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर अपने व्यापार को अच्छा से अच्छा कर सकें। इसके साथ ही इसने उन्हें अपने लाभ के लिए इस व्यापार से अधिशेष अर्जित करने में भी सहायता पहुंचाई। यानी कि अधिक से अधिक लाभ अर्जित करने में, प्राप्त करने में सहायता पहुंचाई, मदद की, उसमें सहायक सिद्ध हुआ। यानी कि ये जो सरकारें थी और नौकरशाही व्यवस्था थी। सामंतवाद के संकट के फलस्वरूप भूमिहीन हो चुके कृषकों को शहरों की तरफ पलायन करना पड़ा। यानी जब सामंतवादी संकट खड़ा हुआ, सामंतवाद के सामने संकट खड़ा हुआ, तो उस समय जो भूमिहीन हो चुके थे कृषक, वो सभी अपने रोजी रोजगार के लिए, अपनी आजीविका के लिए शहरों की तरफ पलायन कर गए। इसकी वजह से नगरीय उद्योगों को सस्ता श्रम उपलब्ध हो गया तथा उनके विकास में भी इसके माध्यम से सहायता मिली। दूसरा है परिधि। इस श्रेणी के अंतर्गत पूर्वी यूरोप के देशों, जिसमें विशेष रूप से पोलैंड को शामिल किया जाता है, पोलैंड को रखा जाता है, तथा दक्षिणी अमेरिका को भी इसमें रखा गया है। इन देशों के पास उनकी अपनी मजबूत सरकारें नहीं थी और वे अन्य देशों द्वारा नियंत्रित होते थे। ये देश केंद्रीय क्षेत्र के अधिशेष प्रवासी, ये जो देश थे, यानी कि पोलैंड और दक्षिणी अमेरिका, जिनकी अपनी खुद की सरकारें नहीं थी बल्कि ये दूसरे देशों द्वारा नियंत्रित होते थे, ये देश केंद्रीय क्षेत्र के अधिशेष अप्रवासी विनिमय के माध्यम से आता था। इस क्षेत्र में श्रम बंधुआ मजदूर के रूप में था, जिससे यूरोप को निर्यात किया जाने वाला सस्ता कच्चा माल उत्पादित कराया जाता था। नेक्स्ट है अर्ध परिधि। यह जो क्षेत्र है, इसके पहले जो क्षेत्र वर्णित किए गए हैं, इनकी केंद्र और परिधि के क्षेत्रों के बीच की स्थिति, यानी अर्ध परिधि की जो स्थिति है, अर्ध परिधि के जो क्षेत्र हैं, ये केंद्र और परिधि के क्षेत्रों के बीच स्थित है। इस क्षेत्र के अंतर्गत केंद्रीय क्षेत्र के वे देश जिनकी अर्थव्यवस्था में गिरावट आ रही है तथा परिधीय क्षेत्र के वे देश जिनकी अर्थव्यवस्था में सुधार हो रहा है, वे शामिल हैं। यानी कि जो परिधि के अंतर्गत जो देश आते हैं,
इनकी स्थिति खराब है, उनकी स्थिति में जो सुधार हो रही है वो लोग अर्ध परिधि में शामिल है। दूसरी, जो केंद्र के क्षेत्र में है, विदेशिया क्षेत्र, जब उनकी स्थिति खराब हो रही है तो वो भी अर्ध परिधि में शामिल हो रहे हैं। वालस्टीन पुर्तगाल और स्पेन का उदाहरण देते हैं, जो अपनी केंद्रीय स्थिति से फिसलकर अर्ध परिधीय क्षेत्र में आ गए। नेक्स्ट है बाह्य क्षेत्र। ये वे क्षेत्र हैं जिनकी अपनी स्वयं की अर्थव्यवस्था है। इस क्षेत्र के देशों द्वारा आंतरिक व्यापार को अधिक महत्व दिया जाता है, यानी कि ये अपने ही क्षेत्र विशेष में व्यापार करने को महत्व देते हैं, यानी कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर ये व्यापार करने को महत्व नहीं देते हैं। और रूस इस क्षेत्र का सबसे बेहतर उदाहरण के रूप में शामिल किया जाता है, यानी रूस को माना जाता है इसके सबसे अच्छे उदाहरण के रूप में। तो ये जो वालस्टीन ने विश्व क्षेत्र की 4 श्रेणियां बताई थी, इसके 4 प्रकार बताए थे, इसको हमने बता दिया। अब देखिए कि वालस्टीन ने विश्व व्यवस्था के कुछ लक्षण बताए हैं, वो क्या है। यह पूंजीवादी विश्व व्यवस्था है। इस अर्थव्यवस्था में केंद्र के क्षेत्र को सबसे अधिक फायदा हुआ, सबसे अधिक लाभ हुआ, तथा परिधि के क्षेत्र को सर्वाधिक नुकसान उठाना पड़ा। लेकिन ऐसा भी नहीं है कि केंद्र के क्षेत्र के सभी लोग साधन संपन्न या विकसित या अमीर हो गए और परिधि के सभी लोग गरीब हो गए या साधन विहीन हो गए। ऐसा नहीं था। पूंजीवादी अर्थव्यवस्था ने विषमताओं को और अधिक तीव्र किया है। अब तक दुनिया में जिस तरह का विकास हुआ है उसने सबको समृद्ध बनाने की बजाय सामाजिक आर्थिक विषमता की खाई को और अधिक चौड़ा कर दिया है। यानी कि ये जो विश्व व्यवस्था की जो अपनी खामी है, उसकी जो कमियां हैं, उसके बारे में बताते हैं कि इसने क्या किया है। इस व्यवस्था ने सामाजिक आर्थिक या विभिन्न प्रकार की जो असमानता की खाई है इसको और अधिक गहरा किया है, इसको और अधिक चौड़ा किया है और अधिक दूरियां बढ़ाई हैं इसने। अब इसके आगे विश्व व्यवस्था का जो परिप्रेक्ष्य है और भारत के संदर्भ में इसकी क्या व्याख्या है, इसकी भी थोड़ी हम लोग चर्चा कर लेते हैं। देखते हैं कि विश्व व्यवस्था का जो अपना संदर्भ है और भारत, इन दोनों के बीच क्या संबंध है, क्या स्थिति है। वालस्टीन के विश्व व्यवस्था सिद्धांत की सबसे प्रमुख आलोचना यह है कि यह पूरी तरह से यूरोप केंद्रित है। कार्ल मार्क्स और मैक्स वेबर की तरह इन्होंने भी विकास के पश्चिमी मॉडल का समर्थन किया है। फ्रैंक पर्लिन ने वर्ष 1980 में विश्व व्यवस्था पर प्रेरित की इस मान्यता की आलोचना की है कि यह पश्चिम और पूर्व के बीच अंतरक्रिया को एक तरफा प्रक्रिया मानता है। यह प्रक्रिया पूर्व की अधीनता और इसके पश्चिम में सम्मेलन के रूप में चरम पर पहुंचती है। हालांकि पूर्व औपनिवेशिक भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी की गतिविधियों का मामला इससे अलग था। पर्लिन भारत के परवर्ती पूर्व औपनिवेशिक इतिहास तथा समकालीन यूरोपीय इतिहास के मध्य सादृश्यों की पहचान करते हैं। केन चौधरी ने पर्लिन का अनुसरण करते हुए इस बात पर बल दिया कि महानगरीय व्यापार केंद्र एकमात्र कारक के रूप में भारतीय उत्पादक इकाइयों के निर्णयों को प्रभावित नहीं कर सकते हैं। फिर भी ये इकाइयाँ विश्व अर्थव्यवस्था का एक अंग थीं, जिसके केंद्र सूरत, अहमदाबाद, आगरा तथा लाहौर में स्थित थे। पर्लिन तथा केन चौधरी दोनों का ही अंत में यही निष्कर्ष था कि भारत सहित 17वीं शताब्दी की एशिया की अर्थव्यवस्था
किसी ऐसी ज्ञान मीमांसा एवं ड्यूमा के विश्वास की पुष्टि नहीं करती कि परंपरागत भारत में अर्थव्यवस्था की कोई अवधारणा नहीं थी। इस प्रकार से हमने विश्व व्यवस्था परिप्रेक्ष्य को भारत के संदर्भ में भी समझ लिया और इसके पहले विश्व व्यवस्था सिद्धांत को भी समझ लिया। तो इस प्रकार से अल्प विकास से संबंधित सिद्धांत निर्भरतावादी या विश्व व्यवस्था सिद्धांत जो कि इमैनुअल वालरस्टीन ने दिया है, इसको हमने आप सभी के साथ चर्चा किया और आशा करते हैं आप सभी को समझ में आ गया होगा। इसको ध्यान से फिर दोबारा सुनिएगा, इसको फिर इस पर चिंतन करिएगा, समझिएगा और आपको स्पष्ट हो जाएगा। तो आज यहीं तक, से अगले लेक्चर में किसी दूसरे टॉपिक पर। धन्यवाद।